हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो चलिए आज फिर से टारगेट पॉलिटेक्निक के उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आपके बीच एक वेरी वेरी खूबसूरत सा छोटा सा लेक्चर आप ही के यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पे केमिस्ट्री का लेके उपस्थित है। आज का ये लेक्चर जो आपका होगा उस लेक्चर के विषय में मैं आपको कुछ बता दूं। शायद वैसे तो आपको जानकारी होता है सब चीज़। तो ये आपका लेक्चर केमिस्ट्री का होने जा रहा है। इसमें बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिया गया है, 9 के बराबर या रेस्ट ऑफ रेयर 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा। थ्योरी का हम बार लगाए हुए हैं, टोटल का टोटल थ्योरी है। और आपको मैं बता दूं कि ये लेक्चर अगर आप देखिएगा तो 3, 4 या 5 चैप्टर पूरा रिवाइज करवा देंगे। 3, 4 या 5 चैप्टर पूरा रिवाइज करवा देंगे। केवल थ्योरी ही थ्योरी और फार्मूला ही फार्मूला भरा हुआ है। पूरे लेक्चर में थ्योरी और फार्मूला का अंबार लगा हुआ है। ये पूरे लेक्चर में आपको हम थ्योरी और फार्मूला लेके आए हैं। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट किया जाए, जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड तो नहीं है लेकिन थ्योरी और फार्मूला इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा क्या करना है। दाब दो, कर दिया, लाइक करो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब शेयर सब्सक्रिप्शन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ा जाए। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो क्या सब देखने वाले हैं उसका शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन है? तो बेटा हम बार बार बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। हम भी 2-3 बार बता चुके हैं। बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हमने 5-6 बार इसको बता दिया, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो सामान्य कण मौलिक कण पाए जाएंगे, तो मौलिक कण बेटा 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और लगभग आपके परमाणु जो होते हैं वो आपके उदासीन होते हैं। मैक्सिमम परमाणु जो आपका होगा वो लगभग आपका उदासीन होगा। तो उदासीन जब परमाणु होगा इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश और चार्ज नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नो डाउट कि क्वेश्चन में कहीं से कोई दम था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। और हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बेटा कोई भी सामान अगर 1 मोल लेंगे, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे 1 मोल आपको केला लेना है, मैंने कहा आपको कि बाजार जाइए 1 मोल क्या लेके आइए? केला लेके आइए। केला जानता है ना, खाता है सब। ठीक है, तो 1 मोल केला बराबर कितना केला हो जाएगा? तो 6.022 गुने 10⁻23 केला हो जाएगा। इतना केला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना केला आपका हो जाएगा। 1 मोल केला कितना के बराबर होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा? 6.022 10⁻23 केला के बराबर होगा। कैसे? जैसे 1 दर्जन केला अगर हम बोलते हैं तो 1 दर्जन केला में कितना केला होता है? तो 12 केला होता है। कितना केला होता है? 12 केला होता है। बिल्कुल वैसे ही आपका 1 मोल केला लेंगे तो इतना आएगा। आपसे पूछा क्या रहा है? तो 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं का संख्या कितना होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 1 मोल सिल्वर लेंगे तो 1 मोल सिल्वर में क्या होगा भाई? 1 मोल सिल्वर यानी Ag लिया जाता है। तो सिल्वर के कितने परमाणु होंगे? तो 6.022 गुने 10⁻23 इतने सिल्वर परमाणु पाए जाएंगे। सिल्वर के इतने सिल्वर एटम्स आपको पाए जाएंगे। और यही आपको किसके बराबर होता है? ये संख्या निकाल के देने का काम कौन किया था? तो इटली का रहने वाला एमिडियो एवोगाड्रो किया था। इटालियन केमिस्ट
इटालियन केमिस्ट एमेडियो एवोगाड्रो। एमेडियो एवोगाड्रो जो था वो आपको बताया था इतना निकाल के, और इसीलिए इस संख्या को इसके नाम के उपाधि में Na से सूचित किया जाता है और इसको हम लोग एवोगाड्रोज संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज संख्या बोलते हैं। एवोगाड्रोज नंबर इसको कहा जाता है, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपके बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसके तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है कि नाइट्रोजन, क्या कहता है, नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स के रूप में, यानी जमीन में जो खाद खली हम लोग पटाते हैं उसके रूप में नाइट्रोजन के कौन सा यौगिक उपयोग में लाए जाते हैं, वही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर जितना कंपाउंड आपको लिखा गया है टोटल का टोटल नाइट्रोजन का कंपाउंड है। आपका पहला कंपाउंड है नाइट्रोग्लिसरीन, इसका फॉर्मूला होता है C3H5N3O9। C3H5N3O9 आपको नाइट्रोजन ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है, ये भी नाइट्रोजन का कंपाउंड है। नाइट्रिक एसिड जिसको जिसका फार्मूला HNO3 होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 होता है। ट्राई नाइट्रोटोलिन जिसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन भी बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग TNT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TNT बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसका शॉर्ट फॉर्म TNT होता है। और ये आपको अडरलेस सॉलिड होता है। अडरलेस यानी क्या, इसके कोई स्मेल नहीं होते हैं। और ये आपको विस्फोटक होता है। इसका इस्तेमाल बम में किया जाता है, बम बनाने या एक्सप्लोसिव बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है एक्सप्लोसिव के रूप में, बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? TNT का। ये आपके पॉइजनस होते हैं, ये आपके पॉइजनस होते हैं। एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोट करेगा, विस्फोटक होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बम बनाने में भी करते हैं। इसका फार्मूला होता है C7H5N3O6 होता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन था सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम लोग जो आईना होता है उसके पीछे कलरिंग करने में भी किया करते हैं। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, और चारों में पूछ रहा है कि हम लोग किसका उपयोग जो है तो आपका किसमें यौगिक उर्वरक के रूप में करते हैं, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। मैन्यूर और फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, ज़मीन में जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं खाद उसके रूप में करते हैं। तो आपका आंसर कौन होगा? तो अमोनियम सल्फेट होगा। क्यों अमोनियम सल्फेट होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे सॉइल में होता है, हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन साइकिल के विषय में पढ़ा था, ऑक्सीजन साइकिल के विषय में पढ़ा था। और ये हमारे ज़मीन को बहुत ज़रूरी होता है, और इसके ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम इस ईंधन को उसमें डाल सकते हैं। नो डाउट आसानी से डाल सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़े। हमारा ये, और इसके बाद अमोनियम, इसमें अमोनियम सल्फेट में आपका अमोनियम सल्फेट NH4 में आपको नाइट्रोजन कितना 21% पाया जाता है, सल्फर आपको 24% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 21%, और सल्फर कितना पाया जाता है? 24%। और मिट्टी को दोनों की आवश्यकता होती है। मिट्टी को उर्वरक रहने के लिए, उसके फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, वो आपका मिट्टी उपजाऊ मिट्टी हो, उसके लिए आपको दोनों चीज़, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है और सल्फर की भी आवश्यकता होती है। तब नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट, उसको हम लोग उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल आटा और ब्रेड को खट्टा करने के लिए, जो फूला फूला ब्रेड आता है उसको अम्लीयता लाने के लिए, अम्लीयता लाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमको उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर हो गए होंगे। मैं बार बार आप लोग को चिल्ला के कहता था कि बेटा जो भी कंपाउंड आता है आप ये आदत बना लीजिए, आप ये कोशिश बना लीजिए कि जब कभी भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो शारदा वाले सर ने बताया था कि बेटा जब कभी भी कोई भी केमिकल कंपाउंड का नाम कहीं मिले तो आप पहला कोशिश कीजिए उसका केमिकल फार्मूला लिखने का। केमिस्ट्री अगर सीखना हो तो कंपाउंड का नाम कहीं भी दिखाई देता है तो उसका केमिकल फार्मूला लिखना सीखो। और केमिकल फार्मूला कहीं दिखाई देता है, जरूरत न भी हो तो उसके केमिकल कंपाउंड का नामकरण अपने दिमाग में और कहीं भी लिखिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप नाम लिखने में, केमिस्ट्री समझने में पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। वैसे हमसे जुड़ोगे तो हम तो सिखा ही देंगे, नो डाउट, ठीक है।
तो नाइट्रिक अमोनियम सल्फेट ये हो गया। सारा का देख रहे हैं, सारा का हम केमिकल फार्मूला आपको लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो उस क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? बेटा एरोमेटिक किसको कहा जाता है? मैंने इससे पहले भी आप लोग को समझाया है एरोमेटिक किसको कहा जाता है। तो एरोमेटिक वैसे यौगिक होते हैं जिसका फीचर्स जो होगा, यानी ये आपका किसके समतुल्य, इसका संरचना आपको या इसका जो विशेषता होगा वो बेंजीन से मिलता जुलता होगा, यानी ये बेंजीन ग्रुप में पाया जाता हो। ठीक है, बेंजीन को क्या कहा जाता है? पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का शीर्ष माना जाता है, माता पिता माना जाता है। पेरेंट मतलब माता पिता होता है। तो बेंजीन का कहने का मतलब ये है कि बेंजीन ग्रुप में जो भी बिलोंग्स करेगा तो बेंजीन का नाम, इस ग्रुप का नाम बेंजीन ग्रुप रख दिया गया। इट मीन्स कि बेंजीन आपका खुद कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड इसमें से कौन है वो आपको पूछा जा रहा है। और एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपके पास एक केमिकल फार्मूला होता है बेंजीन ग्रुप से, और एरोमेटिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला आप लिखेंगे तो आपको होता है CnH2n-6। CnH2n-6 आपको एरोमेटिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। ये आपका जनरल फार्मूला एरोमेटिक कंपाउंड का होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक आपका C2H2 दिया हुआ है, एक आपका ये दिया हुआ है, ये आपका ये दिया हुआ है, ये आपका ये दिया हुआ है। तो इसमें तो बेंजीन ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड वलयित यौगिक हो जाएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, C6H6 आता है, ऐसे हम लोग इसको मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन बेटा किसको कहा जाता है बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन्स किसको कहा जाता है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो आपका होता है वो आपका हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से निर्मित जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड आपका हाइड्रोकार्बन होगा। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड ही हाइड्रोकार्बन हो, उसमें और भी कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कहीं भी देगा तो आप माइंड कीजिएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या है? C4H10। C4H10 अल्केन ग्रुप का है, तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो C4H2 गुने 4 +2 हो गया, यानी क्या? C4 आपका H10 हो गया, C4H10 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्लोरोफॉर्म है, इसका केमिकल फार्मूला CCl4 होता है। इसमें आपका क्लोरोबेंजीन है यानी C6H5Cl हो गया। और ये आपका अल्कोहल दिया हुआ है, C2H5OH लिखो या CH3OH लिखो। अल्कोहल ग्रुप में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपका OH होता है। 1 कार्बन लगाइएगा तो मीथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन लगाइएगा इथेनॉल हो जाएगा, 3 कार्बन लगाइएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आप इस चारों को देखिएगा तो इससे बेटा पता नहीं चल रहा था, इससे पता नहीं चल रहा था, पता किसे चलेगा? तो पता आपको चलने के लिए मैंने पहले बताया था केमिकल फार्मूला को देखिए। आप अगर केमिकल फार्मूला को देख रहे होंगे तो आप गौर से देख लीजिए कि किसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया गया। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इट मीन्स कि आपका यह हाइड्रोकार्बन है। ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोकार्बन होगा। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है। कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है तो ये भी नहीं होगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आगे बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का अंबार आगे लगाए हुए हैं। तो उस खूबसूरत और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आप वेटिंग कीजिए, वेट में रहिए, देखते रहिए, शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर लेके जा रहे हैं आगे, तो और भी खूबसूरत और एक से एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको डालें। सब थ्योरी का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था। 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। अदरवाइज सारे के सारे थ्योरी का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच। कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन के बराबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? अभी अभी आपको दिए थे। एरोमेटिक के लिए आपका फॉर्मूला था CnH2n-6। CnH2n-6 था, ये आपको दिया हुआ था। CnH2n-6 आपको दिया गया था। क्या दिया गया था?
CnH2n-6, यह आपको केमिकल फार्मूला दिया गया था। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ही होता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है वलयित यौगिक। वलयित मतलब साइक्लिक फॉर्म में, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है वलयित यौगिक। और एरोमेटिक को एरोमेटिक भी बोलते हैं। जो आपका रिंग में हो, डबल बॉन्ड पाया जाए, तो आपका C2H6 है, तो C2H6 का बेटा संरचना बनाओ। सबका संरचना बनाना होगा। मैंने बी का पहले संरचना बना के आपको दिखाते हैं। C2H6 का देखिएगा तो कार्बन कितना है, 2 है, तो रिंग तो बनेगा नहीं, इससे रिंग बनेगा नहीं, इसको काट दो। रिंग बनना चाहिए। 3 कार्बन है, ये भी नहीं बनेगा, ये ऑप्शन आपको होना चाहिए। कैसे होगा वो भी हम दिखाते हैं। C3H आपका 4 दिया हुआ है, 3 कार्बन है, पहले रिंग बनाओ। तीनों कार्बन 3 कोना पर ले लो, ऐसे करके इसको मिला दो तो 3 कार्बन हो गया। यहाँ एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है। अब आपका हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 हाइड्रोजन इसमें लगाओ भाई, 4 हाइड्रोजन लगाओ। तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन 2 यहाँ लगा देते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4, इसका चारों बॉन्ड पूरा हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। तो ये कार्बन आपका 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन आपका 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। आ गया ना बेंजीन ग्रुप में। बेंजीन का भी तो ऐसा ही संरचना था भाई, देख लो गौर से, ऐसा संरचना था, डबल बॉन्ड थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और प्रत्येक जगह एक एक हाइड्रोजन आपको पाया जाता है। यह आपका बेंजीन का संरचना था। आप अगर देखेंगे तो इससे मिलता जुलता आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। डबल बॉन्ड भी है, यहाँ 2 कार्बन था, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। 4 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है। हमने सबको दिखा दिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ गया समझ में? आगे बढ़े, मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। बढ़े, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है बेटा? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, कड़ा पानी, ठड़ा पानी, कठोर पानी, खड़ा पानी, समुद्र का पानी। हार्ड वाटर का कहानी किसका कहानी है? हार्ड वाटर का कहानी है। तो पूछ रहा है कि कठोर जल में क्या पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कठोर जल कठोर इसीलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपके लवण पाए जाते हैं वो आपको हार्ड वाटर में किसका लवण पाया जाता है? तो पानी हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट पाए जाते हैं, और सॉल्ट जो पाया जाता है वो कैल्शियम का और मैग्नीशियम का सॉल्ट पाया जाता है। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों के कार्बोनेट, यानी इन दोनों का कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, इट मीन्स क्या? इन दोनों का कार्बोनेट कहने का मतलब है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और Mg2CO3 या MgCO3, ठीक है, Mg2CO3 मैग्नीशियम का कार्बोनेट। CaCO3 Mg2 आवश्यकता नहीं है, ये आपका ऑलरेडी 2 है, तो MgNO3 इसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। और इतना ही नहीं, इसके क्या पाए जाते हैं? बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। इसके क्या पाए जाते हैं? तो बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 और MgHCO3 ये भी पाया जाता है। MgHCO3 भी पाया जाता है। तो कैल्शियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का, तो मुख्य रूप से जो आपके सॉल्ट होते हैं, मुख्य रूप से जो आपको समुद्री जल होता है वो आपका हार्ड होता है, कठोर होता है। वो हार्ड और कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसमें बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। इसी के उपस्थिति के कारण आपका पानी क्या होता है? कठोर होता है। और इसको पहचानने का हम तरीका बता देते हैं कि जो हार्ड वाटर होगा उसमें साबुन का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो साबुन से झाग नहीं बनेगा और साबुन फेनाने का काम नहीं करेगा। तो किसी भी पानी में अगर साबुन को डालते हैं वो नहीं फेनाता है, ठीक है, उसमें झाग नहीं बनता है। इट मीन्स आप समझ जाइएगा कि वो आपका कौन सा पानी है? तो वो आपका हार्ड वाटर है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पहचान है कि साबुन के साथ फेन और झाग उत्पन्न नहीं करता है। साबुन के साथ फेन और झाग उत्पन्न नहीं करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? हार्ड वाटर। अब ऑप्शन की ओर आते हैं। पहला फॉस्फोरस दिया हुआ है, नो मैटर, मैंने बता
बता दिया। सोडियम क्लोराइड नो मैटर, ये तो साधारण नमक होता है जो घर में इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज योर आंसर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता तब भी हमारा आंसर होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता तब भी हमारा आंसर होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तब भी हमारा आंसर होता, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता तब भी हमारा आंसर होता। ठीक है, तो आज के बाद लौ लवण यानी Fe सॉल्ट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल थ्योरी ही थ्योरी है, हम बार लगा दिए हैं थ्योरी का, एक एक चीज आगे समझेंगे। आगे तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है, बहुत फार्मूला सब लाए हैं, एकदम छोटे छोटे जो आपको एक एक टॉपिक 20-20 पन्ना का कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन में लेके आए हैं। आपको अभी हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, वाह कुछ कर दिए सर। देखिए क्या है, कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बेटा कहीं एक बार पढ़ा है कि पीएच स्केल होता है 1 से 14 तक अंकित होता है, 7 वाला उदासीन होता है, 7 से कम आपका क्या होता है एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा बेसिक होता है, यानी 7 से ज़्यादा क्षारीय होगा, 7 से कम अम्लीय होगा, 7 वाला उदासीन होगा। तो उदासीन वाला के लिए पीएच का मान कितना होगा 7, बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन आ गया तो बताना तो पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक होता है, से कौन सा गैस निकलता है भाई। सोडा अम्ल पीता है उसमें भी पाया जाता है, जल्दी बताइएगा, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। हो गया, क्या कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक से कौन सा गैस निकलता है। चलिए बेटा अब हम इसका भी अग्निशामक का भी यूज आप लोग को समझा ही देते हैं, आज लगे हाथ खत्म ही कर देते हैं। देखो अग्निशामक जो होता है उसका नाम ही होता है अग्नि को शमशान तक पहुंचा देना। अग्निशामक का मतलब क्या, अग्नि को शमशान तक पहुंचा देना, यानी आग जो होता है शमशान में ऐसे दूसरे को ले जाता है तो आग उसको वहां से खत्म करता है, और अग्निशामक का ही काम होता है कि अग्नि को कहाँ पहुंचा देता है, शमशान में पहुंचा देता है। शमशान जानता है ना, नहीं जानता है तो अकेले नहीं जाएगा वहां। ठीक है, तो क्या कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है, तो सोडा अम्ल कहने का बेटा Na सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट दोनों के मिक्सचर को लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट को। इसमें आपको अग्निशामक में यही पाया जाता है, कौन पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट। जब दोनों को एक साथ हम लेते हैं तो ये आपस रिएक्ट करता है केमिकली, तो सोडियम सल्फेट बना लेता है, वाटर बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आपका बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, यह आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश में सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, हाँ ये आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। हम बार बार सिखा रहे हैं कि आप लोग सीख जाए, दिक्कत हो नहीं। सोडियम सल्फेट है, आज के बाद कि कभी भी ज़रूरत हो तो आप इसी लेक्चर को देखें, बार बार इसको देखने का ज़रूरत पड़ेगा बेटा, याद रखेगा। ये आपका वाटर है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए होता क्या है, करवा दिए रिएक्शन भाई, हो तो गया, यही कहानी तो होता है उसमें, करवा दिए तो अरे भाई करवा दिए तो कैसे काम किया भाई, आग को कैसे बुझा दिया ये। तो देखो बेटा हम समझाते हैं, ध्यान से देखेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में केमिकली रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका आया, ये वाटर और CO2 जो आपको इसमें फॉर्म होके आ रहा है, इसमें ये दोनों का दोनों, आपका पानी तो जल को, पानी तो आग को बुझाता ही है, ये क्या होता है, बुझाता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका आग को जलने नहीं देता है, आग को जलने नहीं देता है, ये आपका ज्वलनशील नहीं होता है। वैसे तो हीटेबल गैस होता है, लेकिन ये आग को जलने नहीं देता है, जलने में किसी भी चीज़ को मदद नहीं करता है, जलने से किसी भी चीज़ को रोकने का काम करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलने से रोकने का काम करेगा। इतना ही नहीं,
ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हवा से भारी होता है। हवा से क्या होता है? हवा से भारी होता है। हवा से भारी होने के कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ना हवा से कैसे भारी होगा। कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, गुने 2 32 और 12 कितना हो गया? ये आपको 44 ग्राम हो गया। और इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। अगर O2 होगा तो 32। तो हवा से क्या हो गया? भारी हो गया। तो हवा से जब भारी हो गया तो हवा को आने ही नहीं देता है। हवा को क्या करता है? आने नहीं देता है। जब हवा आएगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो कंबसन का क्रिया क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। हवा को कटअप कर दीजिएगा, कंबसन रुक जाएगा। तो हवा को काटने का काम, हवा को रोकने का काम, आग को बुझाने का काम कौन करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बन का। तो ये दोनों को आपस में रिएक्ट करवाकर लाना हमारा क्या उद्देश्य था? H2 और CO2 को, इन दोनों को लाए तो यही दोनों आग को क्या कर देता है? बुझा देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका कौन सा दिया हुआ है? सोडा अम्लग्निका में से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया समझ में? और यही कार्बन डाइऑक्साइड का सब खेल होता है। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ, जल्दी बताओ यार। जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए? बड़ी प्यास लगता है। बढ़े कि नहीं बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण तांबे में नहीं पाया जाता है? तांबा मतलब बेटा कॉपर। तांबा का मतलब होता है कॉपर। तांबा का क्या मतलब होता है? कॉपर। कॉपर आपका Cu सिंबल हो गया, और इसका आपका इंडियन नाम COPPR कॉपर होता है। हिंदी में जानते ही होंगे आप लोग, कॉपर ऐसे लिखते हैं। और इसका लेटिन नाम जो होता है वो आपको क्यूप्रस होता है, और यहीं से सिंबल लिया गया है। यहीं से आपका सिंबल लिया गया है क्यूप्रस। क्या होता है? क्यूप्रस आपका कौन सा नाम होता है? तो आपका लैटिन नेम होता है। ठीक है। अब आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण तांबे में नहीं पाया जाता है? तुम तांबा का पूरा जन्म कुंडली लेके आए हैं, पूरा इसका जन्म कुंडली तांबा का लेके आए हैं कि तांबा का संकेत क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाया जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में पाया जाता है। किस ग्रुप में पाया जाता है? तो 11 नंबर ग्रुप में पाया जाता है। किस पीरियड में यानी किस आवर्त में पाया जाता है? तो 4 नंबर में पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 29 परमाणु संख्या होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो लगभग 63.5 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आपका 29 को पाया जाता है। इसमें प्रोटॉन कितना पाया जाता है? तो 29 प्रोटॉन पाया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन कितना पाया जाता है? इसमें 35 न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये किस किस में सॉल्युबल होगा? ये आपको लेस रिएक्टिव होता है, यह आपका कम अभिक्रिया करता है। इतना ही नहीं, इसका रंग कैसा होता है? तो रंग इसका देखिएगा तो लाल भूरा रंग का रंग होता है। ये डक्टाइल यानी लचीला होता है। ये मैलिएबल यानी ताम गॉपर आपका नरम होता है। ये उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। ये कम क्रियाशील होता है। ये आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल होता है। और हाईली मैलिएबल यानी आपका जो आपका हाईली मतलब ये आपका जब आप कॉपर को गला दीजिएगा, यानी गला दीजिएगा तो गलाने के बाद कॉपर आपका ऑक्सीजन में भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन में भी मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड में भी मिल जाएगा। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो वो भी हम लेके आए हैं कि इसका जो क्वथनांक बिंदु होगा वो आपको क्या होगा? पिघलन बिंदु हो जाएगा 1084.62 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्वथनांक बिंदु वो 2560 डिग्री सेल्सियस होगा। पीरियोडिक टेबल का कहानी हम आपके बीच लेके आए हैं। पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ग्रुप 11 में पाया जाता है। और आपको पीरियड किस में पाया जाता है? तो 4 नंबर पीरियड में पाया जाता है। समझ में आ गया? तो ये सारा कहानी हमने कॉपर का लेके आया। कॉपर आपका ये एलिमेंट सिंबल आपका Cu हो गया, यहाँ लिख दिए हैं सिंबल Cu होता है। लैटिन नेम क्यूप्रस होता है। क्यूप्रस से Cu लिया गया। इलेक्ट्रॉन 29, प्रोटॉन 29, न्यूट्रॉन 35। एटॉमिक मास आपका इतना हो गया। एटॉमिक नंबर आपका 29 हो गया। नहीं लिखा हुआ है, लिख दो। एटॉमिक नंबर आपका कितना हो गया? तो
तो 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। यह आपका लाल भूरा रंग का होता है, लचीला होता है, नरम होता है, ऊष्मा का चालक होता है, कम कम क्रियाशील होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल होता है। और ये आपका कौन सा? तो मेल्टेड कॉपर। कौन सा कॉपर? मेल्टेड कॉपर। यानी कॉपर को जब गला दीजिएगा तो गला हुआ कॉपर आपका बहुत ज़्यादा उसको हीट करके गला दीजिएगा, तब ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड में भी घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट गलाने के लिए आपको इतना बिंदु तक हीट करना होगा, 1084.62 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे। और इसको जब उबालना होगा कॉपर को तो 2560 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। ठीक है। अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण तांबे में नहीं पाया जाता है, तो इसे तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है स्टेनलेस स्टील। मैंने पिछले क्लास में आयरन के विषय में बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा लोहा 4 प्रकार का होता है। एक आपका स्टेनलेस स्टील था, दूसरा आपका रफ आयरन था जिसको पिटवा लोहा कहे थे, खूब समझाए थे पिछले लेक्चर में। जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत तोड़ तोड़ के कान में कूट कूट के भर दिए थे आप लोग के दिमाग में कि वो रफ लोहा क्या होता है, क्योंकि वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। उसमें जीरो से 0 यानी 0.8% केवल कार्बन पाया जाता था। बहुत ही शुद्धतम रूप था। हमने पिग आयरन के विषय में बताया था, नहीं पिग लोहा के विषय में बताया था। और स्टेनलेस स्टील आयरन यानी 4 टाइप आपको बताए थे। उसी में पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा के अलावा कौन सा धातु पाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में बेटा लोहा के अलावा हमने पिछले क्लास में रफ आयरन के विषय में बहुत तोड़ा था, समझा के बहुत कुछ समझाए थे, सबको एक्सप्लेन किए थे। तो इसमें बेटा क्रोमियम 15 से 20% पाया जाता है और निकेल आपको 8 से 10% पाए जाते हैं। क्रोमियम 15 से 20% और निकेल 8 से 10% पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका होगा। चूंकि ये लोहा है तो लोहा ही होगा, तो बाद बाकी 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% ही टोटल मिला दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो 30% ही और 70% लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु नहीं है कि है, कौन सा मिश्र धातु है? तो भाई ये तो बढ़ा चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी करवा चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप देख लीजिए। अब कहता है कि पोर्टलैंड सीमेंट। वैसे आपको अगर चाहिएगा तो मैं आपको बता दूं, स्टेनलेस स्टील जो आपका दिया हुआ है ये किसका होता है? ये किसका? तो जिंक का धातु होता है। ये किसका होता है? तो आयरन का होता है। इसमें से कोई नहीं होगा। ड्यूटेरियम आपका एल्युमिनियम का होता है। मैंने इसका सूत्र भी लिख दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसके एल्युमिनियम? ये भी बेटा बताने की आवश्यकता नहीं। पिछला लेक्चर में जस्ट इसके बैक वाले लेक्चर में मॉडल पेपर में इसके बैक वाले लेक्चर में हम पोर्टलैंड सीमेंट का पूरा जन्म कुंडली बता चुके हैं। हम पोर्टलैंड सीमेंट का जो इंग्लैंड में इस्तेमाल हुआ था, कौन इस्तेमाल किया, क्या सब पाया जाता है, कौन कितने % होते हैं, सारे चीज़ें के करके पोर्टलैंड सीमेंट के विषय में हम आपको बता चुके थे और बोले थे कि आधुनिक युग का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सामान है, जिससे क्या सब होता है। तो पोर्टलैंड में आपका कैल्शियम और एल्युमिनियम का कहानी होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, इसके विषय में टोटल जानकारी लेना चाहते हैं, तो फॉर gaining deep knowledge let's go back to the previous lecture. Let's go back to the previous lecture. पिछले वाले लेक्चर में जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में अब पता नहीं 41 मॉडल पेपर 41 या 42 या 43 जो भी हो, वही आपका मॉडल पेपर आप जाइएगा तो आपका होगा मॉडल पेपर करके आपको हम सेट बना के दे रहे हैं कंटिन्यू लेक्चर। तो उसमें आपको 41 हो, 42 हो, 43 हो, ठीक है, इन तीनों में कोई होगा वो आप जाके देख सकते हैं। बेहतर नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 to the power -1 m NaOH का pH मान है। 10 to the power -1 m NaCH का pH मान कितना होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेटा आपको पता होगा
कि H प्लस का जो pH मान होता है, ठीक है, H प्लस का जो pH मान होता है वो क्या होगा, तो 10 टू दी पावर -14 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -1। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 टू दी पावर -14 आप +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -13 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -13 हो जाएगा। अब आपको निकालना किसका है, इसका pH। तो pH बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन कहीं एक बार आपको करवाए हैं, -log(10) H प्लस हो जाता है, और H प्लस का वैल्यू आपको ऊपर हम निकाल के रख दिए हैं, ये आपका H प्लस का वैल्यू है। तो आप लिखिएगा तो -log हो जाएगा, H प्लस के जगह पर 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -13 हो जाएगा, और यहाँ पर base 10 हो जाएगा। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा वैसे ही आपको जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएंगे कि हम जानते हैं कि log a टू दी पावर b होता है, तो b log a हो जाता है, और कहीं भी log a बेस a होता है तो इसको हम सिंपली बेस चेंज फार्मूला से log a बटा log a बराबर 1 लिखते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो log का कॉन्सेप्ट हम थ्योरी का दे चुके हैं, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब -13 माइनस था ही, -13 बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास, तो log 10 बेस 10 नीचे वाले फार्मूला से इससे यहाँ पर हमने किसका उपयोग किया, तो यहाँ पर हमने इसका उपयोग किया, और यहाँ पर किसका, इसका उपयोग करेंगे, और क्या आ जाएगा, प्लस में 13 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13। तो 13 किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए इसमें क्या पाया गया है, OH पाया गया है, तो OH वाला बेस होता है, H प्लस वाला एसिड होता है। आया समझ में कि नहीं आया, H प्लस का मान डायरेक्ट लगा दिए, H प्लस गुने OH माइनस इतना होता है, हमने डायरेक्ट तोड़ तार के दिखा दिया, कैसे कैसे आया सारा चीज़ आपको लिख दिया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिएगा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी मोलरता, मोलालिटी मोललता, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी फॉर्मलता, सारा चीज़ आपको इस लेक्चर में लेके आए हैं। और दिमाग खोल के रखिए, मैं आपको विदिन 5 मिनट ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। किसका, ये जो चैप्टर आपको मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म का होता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको फिजिकल समझ में आता है, सॉल्यूशन और बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको समझ में आएंगे। ये पूरा कथन हम इस क्वेश्चन में लेके आए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसी विलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलय की संख्या, वेरी गुड, 1 लीटर में विलय का जो संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, तो बेटा मोलरिटी कहलाएगा। 1 लीटर में अगर उपस्थित रहेगा, मैं आपको बता दूं कि किसी भी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, तो मोलरता कहलाता है, और इसको कैपिटल M से सूचित करते हैं, नहीं कैपिटल M से सूचित करते हैं। अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। हमने इससे पहले भी समझाया है। तो न पहला तो ऑप्शन आपका मोल दिया हुआ है, तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार बत्ता आणविक भार या मोलर भार, आणविक भार, परमाणविक भार या मोलर भार। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं जो आपको हम दे चुके हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कहीं भी आए निकालने के लिए, तो इसको हम नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, दिया गया भार, ठीक है, दिया गया भार बट्टा कौन सा भार, मैंने बोला था पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है, बट्टा मोलर भार, बट्टा कौन सा भार, तो मोलर भार। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से सूचित करते हैं। मोलरता क्या होता है, तो मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरता जो होता है वो भी आप देख लीजिए, मोलरता बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स n विलय के मोलों का संख्या, n मतलब विलय का मोलों का संख्या, बट्टा v मतलब वॉल्यूम किसका, विलियन का, किस में लेंगे, तो लीटर में, विलियन का वॉल्यूम किस में, तो लीटर में, ठीक है। तो ये आपको मोलरता आ गया, ये आपको क्या आ गया, मोलरता आ गया। मोललता क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो मोललता जो होता है आपका, वो मोललता को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, तो 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यहाँ विलायक लेंगे उसमें विलियन लेंगे, यहाँ विलायक लेंगे तो क्या, विलय के मोलों की संख्या, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, विलय का, बट्टा क्या, मास किसका,
तो विलायक का, विलियन का नहीं, विलायक का मास किस में लेंगे तो केजी में लेंगे, विलायक का मास किस में लेंगे केजी में लेंगे, और इसको सूचित किससे करेंगे तो स्मॉल एम से हमने कर दिया है, और इसको कैपिटल एम से हम सूचित करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास चौथा ऑप्शन आता है नॉर्मेलिटी। तो चौथा ऑप्शन क्या है नॉर्मेलिटी, यहाँ पर सब में वही लिख दिए भाई, हिंदी तो लिखा ही हुआ था, चलो इसका कर देते हैं इधर, इसको मोलरिटी बोलते हैं, हम चेंज कर लेते हैं पेन, इसको हम लोग मोलरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं, इसको हम लोग मोलालिटी बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वो क्या है तो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी आपका क्या होता है तो सिंपली फार्मूला इसका लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, अब बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लीटर में, ध्यान रखिएगा। और इसका और भी सिंपल फार्मूला आप तोड़िएगा तो नॉर्मलता इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है मोललता गुने तुल्यांक की संख्या, तो कुछ ना कुछ तुल्यांक की संख्या होगा, ये जो तुल्यांक की संख्या है तो मोलरता में कुछ गुना करते हैं तब हमारा क्या आता है नॉर्मलता आता है। इसका मतलब नोट का एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी या तो मोलरिटी के बराबर होगा, नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर तब होगा जब आपका तुल्यांक की संख्या जो होगा, जो इक्विवेलेंट नंबर होंगे वो आपको किसके बराबर होंगे 1 के बराबर होंगे। और नॉर्मेलिटी हमेशा आपको मोलरिटी के बराबर नहीं तो उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने फार्मूला में आपको अभी जस्ट लिख के बताया है कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलरिटी या गुने तुल्यांक संख्या होता है। और इसी को आप तोड़िएगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड आएगा, यह आएगा। और इसको अगर ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो आप शारदा केमिस्ट्री के साइट पर जाइए, शारदा केमिस्ट्री के चैनल पर जाइए, और वहाँ पर हमने कंसंट्रेशन टर्म एक एक करके पढ़ाया है, बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, एक एक चीज़ को बहुत सारा एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो आप वहाँ जाके हमारा मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, उसके बाद आपको वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय क्या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, जितने भी टर्म है फॉर्मेलिटी, ये सारा चीज़ वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। अब दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए समझ में आ गया, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा तो मोलरिटी हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर, मैं एक बार और बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल, मोल का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, मोल निकालना गिवन वेट बटा मोलर वेट, गिवन वेट बटा मोलर वेट, मोलों की संख्या बराबर क्या दिया गया भार बता मोलर भार। मोलरिटी क्या होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों का संख्या मोलरता कहलाता है। मोलरता क्या होता है तो 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों का संख्या है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या मोलैलिटी। नॉर्मलता क्या होता है तो मोललता यानी मोलरिटी आगुने इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट समझ में आ गया होगा। क्या कहता है कि कार्बन की दहन उष्मा, कार्बन की दहन उष्मा 395 किलो जूल पर मोल है। शुद्ध कार्बन के 1 किलोग्राम को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करने पर उष्मा कितनी मात्रा में मुक्त होगी, यही तो आपको पूछा जा रहा है, यही आपको पूछा जा रहा है। तो बेटा करवाना होगा, दहन तो करवाना होगा, आग लगाना होगा। माचिस का तिल्ली है तुम लोग के पास? नहीं है, नहीं है तो कलम से आग लगाओ, जब जरूरत होगा तब उसका इस्तेमाल कर। कार्बन को दहन करवाना है, तो दहन करवाने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ता है, तो 395 किलो जूल आपको एनर्जी खर्च करना पड़ता है। कार्बन को जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो कितना एनर्जी देना पड़ता है, तो 395 किलो जूल, 395 किलो जूल आपको एनर्जी देना पड़ता है। यानी क्या, कितना, इतना एनर्जी आपको बाहर निकलते हैं। कितना बाहर निकलता है तो आपका एनर्जी सही है वही देख रहे थे, कितना 395 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल में 395 किलो जूल आपका एनर्जी बाहर निकल रहा है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है शुद्ध कार्बन का 1 किलोग्राम कार्बन को क्या करवाना है, 1 किलोग्राम। तो इसमें जो है 12 ग्राम जब था, 12 ग्राम था, कितना ग्राम था, तो 12 ग्राम था, तब आपको कितना निकल रहा था भाई, तो 395, कितना 395 किलो जूल एनर्जी बाहर हो रहा था। ठीक है, अब हमको कितना ग्राम पूछ रहा है, 12 ग्राम में, यानी ये आपका 1 ग्राम में 300, हाँ तो पूछ रहा है 1 किलोग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम में 395 या बट्टा 12 किलो जूल हो जाएगा। अब कितना में पूछ रहा है भाई, तो ये आपको पूछा कितना में जा रहा है, तो पूछा जा रहा है 1 किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम मतलब क्या, 1000 ग्राम में कितना होगा, तो 1000 ग्राम में 395/12 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 किलो जूल आपका पर मोल हो जाएगा, इतना किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो भाग उग दीजिए, भाग दीजिएगा तो क्या आएगा भाई, यहाँ दीजिए 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो 12 3 जा 36, उसके बाद आया कितना 3 आया, 36 3 आया, तो लगभग 32.916 और गुने कितना आ गया 1000 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका मतलब 32916 कितना किलो जूल पर मोल आपका एनर्जी हो गया, कौन सा, तो इतना किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी रिलीज हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, नो डाउट कि क्वेश्चन खराब था किसी भी एंगल से, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आ गया, आगे बढ़े, देख लो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कार्बन का दहन करवाना था बेटा, कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाना था, हमने करवा दिया, कार्बन को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और इतना आपको ऊर्जा मिल गया। कितना कार्बन जलाए, तो स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए, 12 ग्राम कार्बन को जलाए हैं तो 395 किलो जूल आपका एनर्जी मिला है। तो कितना में पूछ रहा था, 1 किलोग्राम को जलाना था, तो 1 ग्राम में 395/12, तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में इतना किलो जूल एनर्जी आपको मिलेगा। अगर 5 किलो जलाएगा तो इसको 5 से गुना कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, रिएक्शन करवाना, करवा दो। H4NO3 ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये मत पूछना कि कंपाउंड क्या है, नहीं है, वो सिखाएंगे, आएगा समय तो सिखाएंगे, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ये कौन बन रहा है, ये बता सकते हैं कि यूरिया बन रहा है। क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है। कौन बनाया था ये भी बता देंगे, कब बना था वो भी बता देंगे, कैसे बना था वो भी बता देंगे। ठीक है, तो इसको कॉल्वे ने बनाया था, कब बनाया था, तो 1829 को बनाया था, और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया जो हमारा लैब में तैयार हुआ था, प्रयोगशाला में पहला कंपाउंड यूरिया है जो तैयार किया गया था प्रयोगशाला में। चलिए, तो हमने क्या किया कि H4 इसको रिएक्ट करवाया तो ये बन गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, कुछ नहीं, जैसा ही था वैसा ही है, दोनों में पोजीशन चेंज कर गया है, आगे पीछे पोजीशन हो गया है, अदरवाइज कहीं से कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ 4 गो हाइड्रोजन था तो 2 गो इधर हो गया। आपको हमने बताया था कि अगर केमिकल फार्मूला, दोनों का केमिकल फार्मूला देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो जब आ गए तो देख लेते हैं। आपका कार्बन कितना है, 1 गो, ऑक्सीजन कितना है, 2 गो, नाइट्रोजन कितना है, 2 गो, और हाइड्रोजन कितना है, कार्गो, यानी CON2H4 आ गया। इसका केमिकल फार्मूला लिखिए था, क्या आ गया, CON2H4, इसका भी आ गया। केमिकल फार्मूला दोनों का सेम हो गया बेटा, केमिकल फार्मूला दोनों का सेम हो गया, और दोनों के जो स्ट्रक्चर हम लिखे हुए हैं ये स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसा कोई भी यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र समान होता है, उसके संरचना भिन्न होते हैं, उसी को समावयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समावयव कहा जाता है। और इसका निर्माण जिस विधि के द्वारा होता है उसी विधि को क्या कहा जाता है, समावयवता कहा जाता है। यानी आइसोमर्स are the compound having same chemical formula and different structures, and the process by which isomers are obtained या isomers are formed या isomers are thus formed is called isomerism। तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो आइसोमेरिज्म की अभिक्रिया होगी और समावयवीकरण की अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बन जाएगा। चलो कहते कहते पूरा समझा दिए, तोड़ मरोड़ के सब सिखा दिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सहसंयोजक, वैलेंट सहसंयोजक यानी क्या,
तुम हमारा सहयोग देगा तो हम भी तुमको सहयोग करेंगे, सीधा सा बात। आप एक कदम मेरे तरफ आइएगा तो मैं 4 कदम बढ़ा के आऊँगा, तुम एक कदम पीछे भागेगा तो हम 15 कदम पीछे खसक जाएंगे, ठीक है। तो सहसंयोजन यानी क्या, सभी का सहयोग चाहिए। क्या चाहिए, तो कहता है कि सहसंयोजन, कार्बन हमेशा सहसंयोजन बंधन बनाता है। तो कोई भी कंपाउंड जो बॉन्ड बनाता है तो एक बंधन के निर्माण में कम से कम 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ठो इलेक्ट्रॉन एक बंधन के निर्माण में चाहिए, नो डाउट, ठीक है। अब हमको बनाना है तो इसमें अगर स्थानांतरण करेगा, शेयर करेगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसी को सहसंयोजन बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनों की बराबरी की साझेदारी होना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले बताया था कि आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं भी आपका सहयोग करूँगा, बराबर का साझेदारी होगा, यहाँ वाला घोटाला नहीं चलेगा, ठीक है। टेंडर लिया, 1 करोड़ का काम किया, 10 लाख का, 90 लाख जेबी में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण है, क्या है, मेसॉन। ये आपको कण, मैंने टोटल कण के विषय में आपको बता चुका है। एटम जो बेटा होता है, एटम जानता है, नाम सुना है, नहीं सुना है, नहीं सुना है तो किससे कांटेक्ट करो, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कांटेक्ट करो, दिखाएगा कि एटम क्या होता है। बहुत एटम का तिजोरी लेके, रिमोट लेके घूमता है। तो एटम जो होते हैं उसमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं, जिसमें मौलिक कण, हमने एक बार बताया था, कई एक बार सिखाया है कि अभी तक टिल नाउ देन, जब तक हम अभी तक पढ़ा रहे हैं उस समय तक 37 सब परमाणविक कण जो होते हैं, जो उप परमाणविक कण होते हैं, उसका अभी तक खोज हो चुका है, ठीक है। जिसमें 3 जो आपका होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और बाद बाकी जो पार्टिकल्स होता है वो अनस्टेबल, अस्थायी पार्टिकल्स होता है, और उसमें आपका क्या होता है, तो उसमें आपका मेसॉन हो जाता है। मैंने बताया था इससे पहले भी, पॉजिट्रॉन हो जाते हैं, न्यूट्रिनो हो जाता है, एंटी न्यूट्रिनो हो जाता है, न्यूट्रल ग्रेविटॉन हो जाता है, न्यूट्रल ग्रेविटॉन हो जाता है, एटीसी, ऐसे ही पाई, निगेटिव, पॉजिटिव, पोसॉन, बहुत सारी चीज़ आपको बता चुके हैं, बस उसी का तो कहानी है। मेसॉन अनस्टेबल पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन आपका सिंपल, अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बेटा सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन होगा। ये दोनों आपका, हाइड्रोजन का मास तो पता है भाई 1.008, इसका भी बहुत कम होता है, इसका भी क्या होता है, बहुत कम होता है। चलो सब चीज़ तोड़ देते हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻⁴ क्या ग्राम, केजी में कितना, -27 केजी। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 केजी, नहीं ग्राम में लिखे हैं तो 28, चलो 31 लिखिए दिए तो रहने दो, 31 ग्राम, ठीक है। केजी करेगा 1000 से गुना कर देना, केजी करेगा तो क्या करेगा, 1000 से गुना कर देगा, नो डाउट आपका जो आना होगा बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं 31 ग्राम, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1.672 होता है, ये 675 और गुने 10⁻⁻24 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा मास किसका आ गया, न्यूट्रॉन का आ गया। देख लेना, सबका मिला लेना, इतना तो जानता ही होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, तो समझ में आ गया। तो सबसे भारी कण कौन होता है, एटम के अंदर जो सबसे भारी कण पाया जाता है वो बेटा न्यूट्रॉन पाया जाता है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि प्रोटॉन का मास लगभग आपको न्यूट्रॉन के बराबर होता है, सिंबल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो सीधा जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन, पूरा प्रोटॉन और पूरा न्यूट्रॉन को देखेगा। सिंबल क्या होता है, किसने खोजा, जैसे इलेक्ट्रॉन के विषय में हम तुमको बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल तुम्हारा ई हो जाता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, रिलेटिव चार्ज -1 होता है, नहीं एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है,
तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। खोजा कौन था? तो जे थॉमसन खोजा था। कैसे खोजा था? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करवाया था। नहीं, किसके लिए? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। नहीं, उस पर चार्ज कितना पाया जाता है तो उसको कौन निकाला था? तो AR मैलिकॉन ने निकाला था। किस विधि से निकाला था? तो वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला था। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को किस विधि के द्वारा करवाया था? तो इसको समझने के लिए आपको किसका हेल्प लेना होगा? हम वहां बता चुके हैं, देख के हमको कमेंट करके बताएगा। ठीक है, सब चीज हम ही बता देंगे। E/m का मान आपको बताया था कौन? तो थॉमसन ने निकाल के मास खोज दिया, चार्ज खोज दिया। ये सारा कहानी। नाम क्या रखा था? तो निगाट्रॉन रखा था। निगाट्रॉन का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉन कौन रखा? तो स्टोनर ने रखा। क्या जानना चाहते हो बताओ? पूरा जन्म कुंडली ये सब लोड है इसमें। ये फ्लॉपी में बहुत कुछ लोड है। वैसे तो तुम लोग देख ही लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर अब आप लोग के बीच जा चुका है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र? है बेटा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने पहले भी कहा था कि कंपाउंड का केमिकल नेम जानो। क्लोरोफॉर्म का नाम होता है, केमिकल नेम ही होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। और जब ये जान जाओगे ना तो सूत्र आप ऑलरेडी जान जाओगे किसका नाम क्या होगा? CCl4 होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? CCl4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो गया? खत्म हो गया कहानी। कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। मैंने पहले कहा था कि आज के इस पूरे लेक्चर में शुरू से लास्ट तक पहले ही आप लोग को बताए थे कि टोटल थ्योरी होगा। टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट होगा। और मैंने एक एक चीज को लगभग 3, 4, 5 चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दिया। कितना देर में? तो 50 से 55 मिनट में। इतना देर में तो तुम लोग एगो टॉपिक नहीं समझ सकता है। समझा है कभी क्या? तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, करना क्या है तो आपको पता है कि इसको जैसे आप लोग पहले तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट बारीकी से देखना है, समझना है। और कहीं कोई दिक्कत होगा तो आपके सामने नीचे जो लाइनिंग जा रहा है, छोड़ना नहीं है साथ, नीचे जो लाइनिंग जा रहा है उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्विक सर्विस चाहिए, तो सीधा उठाओ मोबाइल और कॉल डला दो, वो भी रिसीव किया जाएगा। इतना ही नहीं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर यहाँ कुछ चाहिए परिवर्तन तो उसके लिए आपको कमेंट ही करना होगा, क्योंकि आने से पहले हम एक बार कमेंट देखते हैं कि क्या है, क्या चाहता है। जैसे तुम लोग बोला महाभारत अच्छा है, मैंने लगातार दे दिया महाभारत का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।